प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत वैदिक काल के जीवन के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने अपने पिछले लेक्चर में वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में तथा आर्यों के विस्तार के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि आर्यों का जो समाज था, उस समाज की व्यवस्था, उनकी राजनीति, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी, उनकी क्या आर्थिक गतिविधियां थी, हम उनके बारे में बात करेंगे। वेदों से हमें, क्योंकि वेद मूलतः वेद लिखित नहीं थे, लेकिन वैदिक साहित्य उस समय हमें वेदों के रूप में उपलब्ध है। वेदों को श्रुति कहा जाता था। श्रुति का तात्पर्य होता है सुनकर जिसे याद किया जाता है। तो यह एक मौखिक परंपरा थी जो गुरु से शिष्य तक चलती रही। यह भी संभव है कि वेदों में कुछ क्षेपक जुड़े हों, क्योंकि यह मौखिक परंपरा थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती जा रही थी, तो उसमें हो सकता है संभवतः कुछ क्षेपक जुड़े हों। लेकिन फिर भी ये जो साहित्य था, वैदिक साहित्य जो था, उससे हमें वैदिक समाज, वैदिक व्यवस्थाओं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। ऋग्वेद और वेदों का अध्ययन करने से हमें सबसे पहली बात यह पता लगती है कि जो आर्य समाज था, मूलतः वह एक कबीलाई शासन व्यवस्था पर आधारित था। यानी ये छोटे छोटे कबीले थे, जिन कबीलों में ये आर्य रहा करते थे, और इन कबीलों में सैनिक भावना प्रमुख थी। तो ये एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे, अपनी अपनी सीमाओं को, विस्तार को लेकर के। हमें दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद से ही मिलता है कि जहाँ राजा सुदास का युद्ध हुआ था अन्य राजाओं से, और उसमें राजा सुदास विजयी हुआ था। तो ये आर्य कबीलाई जनजाति थी और इनका ये आपस में संघर्ष करते रहते थे। इनके राजा को गोमत कहा जाता था। वेदों का अध्ययन करने पर यह बात हमें दिखाई देती है कि वेदों में एक तरह से राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। यानी उनका जो शासन का अध्यक्ष होता था वह राजा होता था। राजा वंशानुगत भी हो सकता था और राजा चयनित भी हो सकता था। अगर राजा जनता की योग्यताओं के अनुरूप नहीं है तो राजा को प्रजा के द्वारा हटाया भी जा सकता था। वह कोई किसी क्षेत्र विशेष का नहीं होता था, बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। यानी कहीं एक स्थान का नहीं होता था, बल्कि जो जन है उस जन विशेष का वह प्रधान होता था। यह राजा युद्ध का नेतृत्व करता भी होता था, किंतु उसे कर वसूल करने का अधिकार नहीं था। प्रजा स्वेच्छा से जो भी भाग देती थी, उसी से राज्य का खर्चा चलता था। ऋग्वेद में और वेदों में हमें सभा, समिति और विदध नामक प्रशासनिक संस्थाओं के नाम मिलते हैं। अथर्ववेद में हमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में कहा गया है, प्रस्तुत किया गया है। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। विदध में स्त्री एवं पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे और इनके द्वारा नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान जैसे जो सामाजिक कार्य होते थे वे विदध में होते थे। तो समिति राजाओं का चुनाव करती थी। विदध एक तरीके से सामाजिक कार्य, सामाजिक संस्कारों को करने वाली संस्था थी, और सभा श्रेष्ठी लोगों की या कुलीन लोगों की संस्था थी, और समिति आम जनप्रतिनिधियों की सभा थी, और विदध सबसे प्राचीन संस्था थी। सभा में कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे जो कि विधि का निर्माण किया करते थे। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा विदध का 122 बार उल्लेख हुआ है। सैन्य संचालन वरात, गण व सर्द नामक जो कबीले थे वे सैन्य संचालन किया करते थे।
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अभिषेक होने पर राजा महीप बन जाता था और राजसूय यज्ञ करने वाले को राजा की उपाधि दी जाती थी और वाजपेय यज्ञ करने वाले व्यक्ति को सम्राट की उपाधि दी जाती थी। स्पर्श, गुप्तचर और पुरुप दुर्गापति को कहा जाता था। राजा का प्रशासनिक रूप से सहयोग देने के लिए 12 रत्निन होते थे, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले पुरोहित, जो कि राजा का परामर्श दाता होता था, यानी राजा उसकी सलाह पर कार्य करता था। सेनानी, जो कि सेना का प्रमुख होता था और सेना की देखरेख, सेना का संचालन इस व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। ग्रामणी, यह ग्राम का सैनिक पदाधिकारी था। महिषी, यह राजा की पत्नी थी। सूत, यह राजा का सारथी होता था। क्षत्रिय, यह प्रतिहार होता था। संग्रहित कोषाध्यक्ष था। भागदूध, कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। अक्षवाप, लेखाधिकारी, लेखा जोखा रखने वाला। गोविकृत, वन का अधिकारी। और पालागल, राजा का मित्र। यानी इन 12 रत्निन के सहयोग से राजा अपना प्रशासन का संचालन करता था। इनके अतिरिक्त चारागाह के प्रधान को वाज्रपति और लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। इनके अतिरिक्त होत्र ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता था। उद्गाता सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला होता था। अर्धव्यू यजुर्वेद का पाठ करने वाला एवं ब्रह्मा संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाला पदाधिकारी होता था। इसके बाद हम बात करते हैं वैदिक काल की सामाजिक स्थिति की। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त में हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। उससे पहले हमें ऋग्वेद में सामाजिक विभाजन में 2 प्रकार के वर्ग दिखाई देते हैं, जिनका उल्लेख बार बार मिलता है। एक आर्य और दूसरे अनार्य अथवा दस्यु, यानी एक वो लोग जो आर्य थे और एक वो लोग जो आर्य नहीं थे। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है और ये जो 4 वर्ण हैं ये कर्म व्यवस्था पर आधारित थे। अर्थात शायद सामाजिक प्रतिद्वंदिता को बचाने के लिए और मनुष्य के जो उसकी जो कुशलता है, उसकी जो योग्यता है, उसका भरपूर प्रयोग करने के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए यह व्यवस्था स्थापित की गई कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म कर सकता है, कार्य कर सकता है, वह उसकी वर्ण की पहचान है। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था और संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। अर्थात वह परिवार जिसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ियां एक साथ निवास करती थी। परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था। परिवार को कुल कहा जाता था। कई कुल मिलकर के ग्राम और कई ग्राम मिलकर के विश और कई विश मिलकर के जन और कई जन मिलकर के जनपद बनते थे। यानी जो एक परिवार होता था उसको एक कुल कह दिया गया और अब जब एक स्थान पर कई कुल रहते थे तो उस स्थान को ग्राम कहा गया और जो एक जहाँ कई ग्राम हुए उस इकाई को विश कहा गया और जहाँ कई विश मिले उसको जन कहा गया और जहाँ पर कई जन मिले उन्हें जनपद कहा गया। और इस तरीके से राष्ट्र की परंपरा या राष्ट्र का जो सिद्धांत है हमें वो यहाँ पर दिखाई देता है। ऋग्वैदिक समाज में अतिथि सत्कार की परंपरा को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। यहाँ पर आर्थिक स्थिति पर एक वर्ग था जिसे पणी कहा जाता था। यानी पणी जो धनी थे, व्यापार करते थे। ऋग्वैदिक काल में भिखारियों और कृषि दासों का अस्तित्व नहीं था। पशुओं को धन माना जाता था और संपत्ति की इकाई गाय थी जो विनिमय का माध्यम थी।
सारथी और बढ़ाई समुदाय को विशेष सम्मान प्राप्त था, क्योंकि युद्ध के लिए रथों की आवश्यकता होती थी और रथ को चलाने के लिए सारथी की और रथ को बनाने के लिए बढ़ई की आवश्यकता होती थी। इसलिए सारथी और बढ़ई जो थे उस समुदाय का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वैदिक समाज में हमें अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। ऋग्वैदिक समाज के अंदर हमें जैसे 4 वर्ण मिलते हैं, वैसे ही 4 आश्रम का विभाजन हमको दिखाई देता है। और ये 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अध्यापन की उम्र होने के पश्चात यानी उपनयन संस्कार से लेकर के दीक्षांत तक, यानी जब तक शिक्षा पूरी होकर और वो परीक्षा पास नहीं कर ली जाती, तब तक का जो समय था उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। आर्यों ने एक व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानी, तो 25 वर्ष पहले 25 वर्ष तक का काल ब्रह्मचर्य माना गया। जब शिक्षा और उसके बाद दीक्षा हो गई, शिक्षा यानी सीखना, दीक्षा यानी उसमें पारंगत हो जाना। जब शिक्षा और दीक्षा संपन्न हो गई, तब व्यक्ति इस लायक हो गया कि वह समाज में अपने माध्यम से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का, अपने पारिवारिक दायित्वों का और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करे। तो 25 से 50 वर्ष की आयु गृहस्थाश्रम के अंतर्गत मानी गई, जिसमें कन्या और पुरुष दोनों ही विवाह के माध्यम से जो ऋण उसके ऊपर हैं, जिन्हें त्रिऋण कहा जाता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, तो उनमें से जो पितृ ऋण है उसको विवाह करके संतानोत्पत्ति के माध्यम से अपने पितरों के ऋण का, अपने पूर्वजों के ऋण का को चुकाता है। तो 25 से 50 वर्ष की आयु में वह गृहस्थाश्रम में रहता है, अपने सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों का निष्पादन करता है। उसके बाद 50 से 75 वर्ष की आयु वानप्रस्थ की होती है। अब पति और पत्नी अपने दायित्वों से मुक्त होकर के अपने परिवार की बागडोर अपनी संतान के हाथ में देकर वन गमन को जाते हैं, वन में जाते हैं और वन के नीरव स्थल पर रहकर, प्रकृति के बीच में रह कर के जीवन के संदर्भ में चिंतन मनन करते हैं। और इस तरह से 50 से 75 वर्ष की आयु पति पत्नी वानप्रस्थ आश्रम में रह कर के निकालते हैं। और फिर 75 से 100 वर्ष की आयु संन्यास आश्रम की है, जब व्यक्ति समस्त सांसारिक व पारिवारिक दायित्वों से अपने आप को अलग कर लेता है, पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाता है, संन्यास को ग्रहण कर लेता है और फिर जो कुछ उसने चिंतन मनन वानप्रस्थ के अंतर्गत किया था, जो कुछ उसने प्राप्त किया था, उसको पुनः समाज को प्रदान करता है और परिवार जैसी इकाई से मुक्त होकर के निर्लिप्त भाव से समाज से जो कुछ उसने प्राप्त किया था, अब वह पुनः समाज को लौटाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से 4 आश्रमों के माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन को भी अनुशासित करने का प्रयास वेदों में किया गया है। वेदों में हम ये देखते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों को ही 4 आश्रमों में जाने का अधिकार था, यानी स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था और वर चुनने का भी अधिकार था। महिलाओं के भी उपनयन संस्कार होते थे, विधवा विवाह भी होते थे, नियोग व गंधर्व नियोग विवाह, नियोग की प्रथा, गंधर्व विवाह एवं अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे। क्योंकि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, तो एक ऋषि कुमार है जिसने इन ऋचाओं को लिखा है, वह एक जगह उल्लेखित करता है कि मैं मंत्र दृष्टा हूँ, मैं ऋचाएँ लिखता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ,
मेरे पिता वैद्यक का कार्य करते हैं, यानी यह उनका व्यवसाय है, इसलिए वे वैश्य हैं। और मेरी माता लोगों के घरों में अनाज पीसने का काम करती है कि वह शूद्र है। अर्थात क्योंकि कर्म पर आधारित व्यवस्थाएं थी, इसलिए हर प्रकार के विवाह समाज में प्रचलित थे, जो कि आगे चल कर के उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत उनमें थोड़ी सी रिजिडिटी आई, थोड़ा सी जड़ता आई। और फिर हम देखते हैं अनुलोम और प्रतिलोम विवाह देखते हैं। अनुलोम का विवाह यह है, अनुलोम विवाह का तात्पर्य है उच्च वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग की लड़की, जो कि समाज को स्वीकार्य थी। और प्रतिलोम विवाह का मतलब हुआ उच्च वर्ग की लड़की और निम्न वर्ग का लड़का, जिसको कि समाज में स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। लेकिन यह सब चीज़ें उत्तर वैदिक काल में है, ऋग्वैदिक काल में हमें यह सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय थे। जौ इनका मुख्य अनाज था। शाकाहार और मांसाहार दोनों ही प्रचलित थे। सोमरस का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। सोमरस के जो प्रशंसा में बहुत सारे मंत्र लिखे गए हैं। नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़, मल्लयुद्ध आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। अपाला, घोषा, मैत्रेयी, विश्वारा, गार्गी जैसी लोपमुद्रा विदुषी महिलाएं थी, जो कि ऋषि कुमारी भी थीं, जिनके द्वारा वेद आदि के रचना के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका लिखी गई है। ऋग्वेद में अनार्यों को मध्वाय, स्पष्ट बोलने वाला, अव्रत यानी नियम व व्रतों का पालन नहीं करने वाला बताया गया है। जबालोपनिषद में ही हमें 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त 16 संस्कार किए जाते थे एक व्यक्ति के पूरे जीवन के अंदर। त्रिऋण के अतिरिक्त पंचभूत हुआ करते थे। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि आर्यों की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वेदों के माध्यम से मिलती है। धीरे धीरे ऋग्वेद के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल में जनपद राज्यों के अंदर परिवर्तित होने लगे। जनपदों से कई जनपद मिलकर के महाजनपद बने। और जो लचीलापन हमें ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति में दिखाई देता है, उसमें धीरे धीरे कट्टरता व जटिलता आती हुई हमको दिखाई देती है। इसी प्रकार से सामाजिक स्थिति में जहाँ ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से कर्म पर आधारित थी, उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्णों के अंदर कठोरता, सामाजिक व्यवस्था में कठोरता और जटिलता आती दिखाई देने लगी। वर्ण के स्थान पर जाति व्यवस्था यानी जन्म आधारित व्यवस्था स्थापित होने लगी। और धीरे धीरे समाज में कुछ कुरीतियाँ व्याप्त होने लगी। आर्यों के आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में हम अपने अगले लेक्चर के अंदर बात